नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। एलटीआर हिंदी मेंस परीक्षा जो अभी आयोजित होने वाली है, वो परीक्षा के लिए आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारे चैप्टर्स कवर होने वाले हैं। अगर आप पोस्टेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत सिद्धकारी होने वाली है और आप अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुधिया के कफन के लिए घीसू के पास कुल कितने रुपए जमा हो गए थे? बुधिया के कफन के लिए घीसू के पास कुल मिलाकर 5 रुपए जमा हो गए थे, जिसमें से 2 रुपए किसने दिया था? 2 रुपए जमींदार ने दिया था। ये दो प्रश्न बन सकते हैं इससे और ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दूसरा प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के अनुसार भारतवासियों के लिए क्या बुलबुलों के स्वप्न के जैसा था? भारतवासियों के लिए बुलबुलों के स्वप्न के जैसा क्या था? दिल्ली दरबार का जुलूस। यहाँ पे करारा व्यंग करते हुए लेखक ने कहा है कि दिल्ली दरबार का जो जुलूस था वो बुलबुलों के स्वप्न के जैसा था भारतवासियों के लिए। अधिकतर क्रोध किस रूप में होता है? अधिकतर क्रोध प्रतिकार के रूप में होता है। जब भी हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो हम प्रतिकार लेने के लिए सोचते हैं। क्रोध का लक्ष्य क्या होता है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। क्रोध का लक्ष्य होता है दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को हानि पहुंचाना। इसीलिए अधिकतर क्रोध किस रूप में होता है मित्रों? अधिकतर क्रोध प्रतिकार के रूप में होता है। काम क्रोध करता है पर नाम किसका होता है? काम क्रोध करता है पर नाम दया का होता है। अशोक के फूल किसके मन में क्षोभ पैदा करता है? अशोक के फूल किसके मन में क्षोभ पैदा करता है? अशोक के फूल महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता है। कंदर्प देवता किस देवता का नाम हो गया है? कंदर्प किस देवता का नाम हो गया है? कंदर्प काम देवता का नाम हो गया है। मदन उत्सव का बड़ा सरस और मनोहर वर्णन कहाँ मिलता है? मदन उत्सव का बड़ा सरस और मनोहर वर्णन मालविका अग्निमित्रम में मिलता है। मित्रों, ये चारों रचनाएं जो है ये सभी कालिदास के द्वारा रचित है और आपको बता दूं कि अभिज्ञान शकुंतलम विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 नाटकों में प्रसिद्ध नाटक माना जाता है और इसमें से मदन उत्सव का बड़ा सरस और मनोहर वर्णन मालविका अग्निमित्रम में मिलता है। भोलाराम की जीव ने कितने दिन पहले दे त्यागी थी? भोलाराम की जीव ने 5 दिन पहले दे त्यागी थी। भोलाराम जबलपुर शहर के किस मोहल्ले में रहता था? मित्रों, ये भी प्रश्न आ चुका है कि भोलाराम किस शहर में रहता था। तो भोलाराम जो है जबलपुर शहर में रहता था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भोलाराम जबलपुर शहर के किस मोहल्ले में रहता था, इसका सही आंसर होगा धामापुर में। भोलाराम के कितने बच्चे थे? भोलाराम के कुल 3 बच्चे थे, जिसमें से दो लड़की और एक नहीं सॉरी मित्रों, जिसमें से उनके 2 लड़के थे और एक लड़की थी। भोलाराम के कुल मिलाकर 3 बच्चे थे। सॉरी, आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। भोलाराम को कितना रुपया महीना पेंशन मिलता था? भोलाराम को 50-60 रुपया पेंशन मिलता था। सलीम का विवाह किसके साथ हुआ था? सलीम का विवाह सकीना के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? सलीम का विवाह सकीना के साथ हुआ था। सलीम कवि भी था और जो भी कविता लिखता था अपने मित्र को सुनाता था। प्रकृति का नियम प्रेम पर भी लागू हो सकता है, किसने कहा था? प्रकृति का नियम प्रेम पर भी लागू हो सकता है, ऐसा चित्रलेखा ने कहा था जब बीजगुप्त से संवाद कर रहे थे। और चित्रलेखा कह रही थी कि प्रकृति अगर परिवर्तनशील है, ये संसार अगर परिवर्तनशील है तो परिवर्तन का नियम प्रेम पर भी लागू हो सकता है। तो ये सुन के बीजगुप्त आश्चर्यचकित हो गए और वो मन में सोचने लगे।
और चित्रलेखा बोली, जब एक पुरुष दो स्त्री से विवाह कर सकता है, जब एक पुरुष दो स्त्री से प्रेम कर सकता है, तो फिर एक स्त्री क्यों नहीं कर सकती है। इसी संदर्भ में चित्रलेखा बोली थी। मधुपाल कौन था? मधुपाल कुमारगिरी का शिष्य था। चित्रलेखा उपन्यास में यशोधरा कौन थी? चित्रलेखा उपन्यास में यशोधरा मृत्युंजय की पुत्री थी, एकमात्र पुत्री थी। मृत्युंजय धन संपत्ति और वैभव से समृद्ध था। और इससे और एक प्रश्न बनता है मित्रों कि मृत्युंजय अपनी पुत्री यशोधरा को किसके साथ पाणी ग्रहण करवाना चाहता था? वो चाहते थे बीजगुप्त से मैं शादी करवाऊं, लेकिन अंत में यशोधरा का विवाह श्वेतांक के साथ हो जाता है। स्त्री और पुरुष के चिरस्थायी संबंध को ही विवाह कहते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा बीजगुप्त ने कहा। मित्रों, मेरा सभी चैप्टर का नोट्स तैयार हो चुका है और मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी के लिए अधिक से अधिक प्रश्न लाऊं ताकि आप सभी रिवाइज कर सकें। हल्कू ने झाड़ू किस पौधे से बनाया था? हल्कू ने झाड़ू अरहर के पौधे से बनाया था। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पूस की रात कहानी में ऐसा किसने कहा था? ऐसा मुन्नी ने कहा था। जब सहना पैसा मांगने के लिए आया, जिसमें भी उन्होंने 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे और वो पैसे भी सहना ले गया, तो पूस की रात बहुत ही दर्दनाक और मुश्किल से कटती। इसीलिए मुन्नी ने कहा था कि बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। आकाशदीप कहानी में चंपा का घर कहाँ था? आकाशदीप कहानी में चंपा का घर जाह्नवी के तट पर था। कितने वर्ष से चंपा का घर समुद्र ही था? 8 वर्ष से चंपा का घर समुद्र ही था। आकाशदीप कहानी में जलदस्यु कौन था? आकाशदीप कहानी में जलदस्यु बुद्धगुप्त था। जलदस्यु कौन था मित्रों? बुद्धगुप्त। मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, ऐसा किसने कहा? ये कथन है तत्सत कहानी से और इस कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। पोला मतलब खोखला होता है, तो ऐसा किसने कहा? ऐसा बांस ने कहा था। बांस ने कहा कि मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, मुझसे पूछो कि अभी जो ये आदमी बातें कर रहे थे जंगल के बारे में, मुझे पता है। ये लोग इतने ही ऊंचे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते क्यों दादा? ऐसा किसने कहा? ये लोग इतने ही ऊंचे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते क्यों दादा? ऐसा शीशम ने कहा था। और एक प्रश्न यहाँ बन सकता है मित्रों कि तत्सत कहानी में सबसे पहले संवाद किनके बीच में शुरू हुआ था? तो सबसे पहला संवाद शीशम और बड़दादा के बीच में शुरू हुआ था। तो शीशम ने बड़दादा से प्रश्न किया कि ये लोग इतने ही ऊंचे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते क्यों दादा? रामू की बहू कितनी साल की थी? रामू की बहू 14 साल की थी। पंडित ने मोल तोल के बाद कितने तोले की बिल्ली बनाने को कहा था? पंडित ने मोल तोल के बाद 11 तोले की बिल्ली बनाने को कहा था, लेकिन पंडित सबसे पहले 21 तोले की बिल्ली बनवाने को कहा था, लेकिन मोल तोल के बाद 11 तोले की बिल्ली पे ठीक हुआ। किससे बनी हुई बिल्ली पंडित ने दान देने के लिए कहा था? तो बिल्ली अगर बनवाना है तो किससे चाहिए दान देने के लिए? तो सोने की बिल्ली पंडित ने दान देने के लिए कहा था। रामू के पिता का नाम क्या था? रामू के पिता का नाम क्या था? लाला घासीराम। लाल घासीराम, लाला होगा मित्रों, लाला घासीराम। वैद्य जी के बगल वाले दुकानदार का नाम क्या था? वैद्य जी के बगल वाले दुकानदार का नाम था बच्चन लाल। सैयद अली कौन था? ये प्रश्न गर्मी के दिन से आए हुए हैं। गर्मी के दिन के लेखक हैं कमलेश्वर जी। सैयद अली
पेंटर था। चीफ की दावत कितने बजे तक चलते रहे? चीफ की दावत रात के 10:30 बजे तक चलते रहे। चीफ की दावत में सामनाथ किस राज्य का रहने वाला था? चीफ की दावत में सामनाथ गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश कहाँ का था? पंजाब का। चीफ कहाँ के निवासी थे? यानी चीफ की दावत में चीफ जो आए हुए थे वो कहाँ के निवासी थे? वो निवासी थे अमेरिका के। जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म होगा ही, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कालिंदी चरण ने कहा था और ये पत्नी कहानी से लिया गया है। पत्नी कहानी के लेखक कौन है मित्रों? पत्नी कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म होगा ही, ऐसा कालिंदी चरण ने कहा था, क्योंकि कालिंदी चरण एक देशभक्त थे। अपने देश को, अपने भारत माँ को आज़ादी दिलाना चाहते थे। वो सदैव अपने देश के प्रति तत्पर रहना चाहते थे। इसीलिए वो कहे कि जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म होगा ही। कालिंदी चरण किसके प्रतिनिधि थे? कालिंदी चरण विवेक के प्रतिनिधि थे। कालिंदी चरण अपने दल में कैसे व्यक्ति थे? कालिंदी चरण अपने दल में एक उदार व्यक्ति थे। गौरा के बछड़े का नाम क्या रखा गया था? गौरा के बछड़े का नाम लाल मणि रखा गया था। लाल मणि। कितने साल के बाद लेखक नेता बनकर रजिया के गांव गए थे? कितने साल के बाद लेखक स्वयं नेता बनकर रजिया के गांव गए थे? तो 40-45 साल के बाद लेखक नेता बनकर रजिया के गांव गए थे। और यहाँ और एक प्रश्न बन सकता है कि लेखक 40-45 साल के बाद क्या बनकर रजिया के गांव गए थे? तो नेता बनकर। हसन का बड़ा बेटा कहाँ कमाता था? हसन का बड़ा बेटा दिल्ली में कमाता था, मुंबई में कमाता था, कलकत्ता में कमाता था, पंजाब में कमाता था। इसका सही आंसर होगा मित्रों कलकत्ता में कमाता था। और उसका हसन का मंझला बेटा जो कि पुश्तैनी पैसे में लगा रहता था और छोटा बेटा पढ़ाई करता था। इसमें से 3 बेटे हैं तो तीनों में से कोई एक प्रश्न आना निश्चित है। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? चंद्रगुप्त नाटक में कुल मिलाकर 4 अंक हैं और चारों अंक में अलग अलग दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं ये भी हमें याद रखना होगा। किस कारण अष्टावक्र छटपटा रहा था? अष्टावक्र जो है ये रचना किसकी है? ये रचना विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित है। अष्टावक्र किस कारण छटपटा रहा था? अष्टावक्र पेट दर्द के कारण छटपटा रहा था और अंत में अष्टावक्र की मृत्यु हो जाती है। किस कारण? पेट दर्द के कारण। मित्रों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और आप सभी को इस परीक्षा में सफलता मिले इसी शुभकामनाओं के साथ अब चलते हैं। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर हमेशा अपडेट रहिएगा मित्रों। आप सभी के लिए इसी तरह से लाभकारी और सिद्धकारी वीडियो आप सभी के लिए लाते रहूँगा।